मैंने आपको ये बताया था कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो से की बाजार नियम पर आधारित है और इसको काफ़ी डिटेल में समझाया था हमने। किंतु आज हम से का बाजार नियम ही बताने जा रहे हैं, लेकिन उसे एक झलक बताएंगे, हम पॉइंट वाइज बताएंगे, जिससे कि माइंड में हमेशा आपके रहे कि सेज लॉ ऑफ मार्केट है क्या चीज़। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसका जो आधार है वो क्या है? से का बाजार नियम। से एक अर्थशास्त्री का नाम है, जे.बी. से। जे.बी. से ने अपने नियम में ये बताया है कि डिमांड और सप्लाई हमेशा बराबर रहते हैं। वस्तु बाजार में किस तरह से मांग और पूर्ति दोनों बराबर रहते हैं, इसकी व्याख्या जे.बी. से ने की है। जे.बी. की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम ध्यान से सुनिए, ट्रेड्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक। ट्रेड्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक। इस पुस्तक में इन्होंने दो मुख्य बातें बताई हैं। फर्स्ट, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सेकंड इज प्रोडक्शन क्रिएट्स मार्केट फॉर गुड। यानी कि पहली चीज़ उन्होंने बताई है कि पूर्ति अपनी मांग स्वतः उत्पन्न करती है, और दूसरी बात ये बताई है कि ये उत्पादन ही है जो वस्तुओं के लिए बाजार उत्पन्न करता है। तीसरी बात, से का बाजार नियम वस्तु विनिमय प्रणाली में लागू होता है, यानी कि बार्टर सिस्टम में लागू होता है। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा बाजार होता है जिसमें हम वस्तु देकर वस्तु खरीदते हैं। हम पैसे से वस्तु नहीं खरीदते हैं, वस्तु देकर वस्तु खरीदते हैं। चौथा पॉइंट, कोई भी उत्पादक दो उद्देश्यों को ध्यान में रखता है उत्पादन करते समय। फर्स्ट, अपनी उपभोग संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। सेकंड, शेष उत्पादन में से अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक उत्पादक के पास अतिरिक्त उत्पादन कितना होता है? प्रत्येक के पास अतिरिक्त उत्पादन दूसरे की अतिरिक्त उत्पादन को प्राप्त करने के लिए होता है। इसका परिणाम ये होता है कि अंडर प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन का प्रश्न ही नहीं उठना है। जितना प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा बिक जाता है। छठी बात ये है कि से का बाजार नियम, से ने तो अपना नियम केवल वस्तु विनिमय प्रणाली पर लागू किया था, लेकिन से के जो समर्थक थे उन्होंने बताया था, उन्होंने बहुत ही गहराई से देखा कि से का बाजार नियम केवल विनिमय प्रणाली पे लागू नहीं होता है, वस्तु विनिमय पे नहीं लागू होता है, बल्कि मौद्रिक अर्थव्यवस्था में भी लागू होता है। से ने बताया कि मांग का मुख्य स्रोत क्या है? साधनों को प्राप्त होने वाली आय है, जो कि उन्हें मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि के रूप में प्राप्त होती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, मांग उतनी ही बढ़ती है। जितनी आय में वृद्धि होगी उतनी वृद्धि मांग में होगी। जितनी मांग बढ़ेगी उतना उत्पादन किया जाएगा, जितना उत्पादन किया जाएगा उतना उपभोग किया जाएगा। यानी कि मांग और पूर्ति, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हमेशा बराबर रहते हैं। कोई भी ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन की स्थिति नहीं होती है। किसी भी उत्पादन क्रिया से ने बताया कि किसी भी उत्पादन क्रिया की दो प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव ये होता है कि साधनों को आय प्राप्त होती है, जिससे कि इनकम फ्लो होता है। दूसरी बात ये बताई है, एक निश्चित मात्रा में उत्पादन बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि बाजार में उतनी ही क्रय शक्ति बढ़ जाती है जितना माल बिकने को आया है मार्केट में। सारा का सारा माल बिक जाता है, ओवर प्रोडक्शन की स्थिति नहीं आ पाती है। इस प्रकार से बाजार नियम के अनुसार आय, मांग, उत्पादन, पूर्ति ये चारों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि डिमांड, सप्लाई, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन चारों बराबर होते हैं। हमेशा संतुलन की अवस्था बनी रहती है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि से का बाजार नियम तभी लागू होता है जबकि कोई भी व्यक्ति अपनी आय को निष्क्रिय मुद्रा के रूप में ना रखे। निष्क्रिय मुद्रा के रूप में नहीं रखेगा तो वो उतना व्यय नहीं कर पाएगा, तो उसका क्या होगा? मांग उतनी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उसको अपनी आय को निष्क्रिय नहीं रखना चाहिए, बल्कि जो भी आय का भाग वो बचाता है उसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, यानी कि विनियोग कर देना चाहिए। आय का जो भाग व्यय नहीं किया जाता है वो बचत है,
यानी कि इस बचत को विनियोग कर देना चाहिए, जिससे कि बचत और विनियोग हमेशा बराबर रहें और समानता यानी संतुलन की स्थिति बनी रहे। इस प्रकार आपने देखा कि ये सिद्ध हो गया है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और ये क्लासिकल अर्थशास्त्र का मूलाधार है। एक झलक आप लोगों ने समझी, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्स लॉ ऑफ मार्केट क्या है। थैंक यू।